अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। सेठ सत्तार मुझसे पूछ रहा था, तुम कब जाना पसंद करोगे? मैंने कहा, बात यह है कि इस मिशन की नोयत बड़ी नाजुक और हसास है। मेरा ख्याल है मुझे अकेले को ही जाना चाहिए। ये दो आदमियों का काम नहीं। दूसरे आदमी से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, सत्तार ने कहा। अब ऐसा है कि मैं वापस जा रहा हूँ। तुम रेस्ट हाउस में ही रहना और बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए हो और एक गैर मुल्की एयरलाइन की कंपनी के जहाज में आए हो। सकता है एयरपोर्ट से सीआईडी का कोई आदमी तुम्हारे पीछे लग गया हो। मैंने कहा, मुझे इस हकीकत का एहसास था, चुनाचा मैं सीधा यहाँ नहीं आया हूँ। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधा मुंबई के मेट्रो सिनेमा चला गया था। वहाँ मैंने टैक्सी छोड़ दी थी। इस वक्त वहाँ मैटरनिटी शो शुरू होने वाला था। मैं सेकंड का टिकट लेकर सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। जैसे ही फिल्म शुरू होने से पहले की बत्तियां गुल हुई, मैं चुपके से उठकर हॉल के इमरजेंसी गेट में से बाहर निकलकर एक ईरानी होटल में घुस गया। वहाँ एक कप चाय पी और होटल के दरवाजे से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी और यहाँ पहुँच गया। मेरा ख्याल है अगर कोई मेरा पीछा भी कर रहा होगा तो अभी तक सिनेमा हॉल के बाहर बैठा मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होगा। इस किस्म की एहतियातें आपको मालूम है कि हमें करनी पड़ती हैं। सत्तार बोला, ये तुमने बड़ा अच्छा किया। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं कमरे के अंदर रहो, बाहर लॉन में भी ना निकलना। रात का अंधेरा होते ही खास आदमी को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब मैं जाता हूँ। इसके बाद सेठ सत्तार चला गया। मैं रेस्ट हाउस के कमरे में ही रहा, अखबार और रिसाले वगैरह देखता रहा। कुछ देर टेलीविज़न प्रोग्राम देखता रहा। शाम हो गई तो मैंने बूढ़े मुसलमान मुलाजिम से कहकर खाना मंगवाया और खा लिया। कमरे की बाकी बत्तियां बुझाकर सिर्फ टेबल लैंप रोशन करके सेठ सत्तार का इंतजार करने लगा। रात के पूरे 8:15 बज रहे थे कि सत्तार सेठ अपने खास आदमी को लेकर आ गया। मैं इस खास आदमी का नाम या मसलेतन बयान नहीं करूंगा। सेठ सत्तार ने इसका तारुफ मुझसे करवाया। इस आदमी ने जेब से भारत के पंजाब का छोटा सा नक्शा निकाल कर मेज पर रख दिया और उस पर एक जगह उंगली रखकर बोला, ये अमृतसर है, ये फिरोजपुर है। इसके दरमियान ये सुर्ख लकीर दरिया सतलुज की है। दरिया के दूसरे किनारे पर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से एक मुनासिब फासले पर, जो 30 से 40 मील भी हो सकता है, भारतीय खुफिया हवाई अड्डा तामीर कर रहा है। इसका रनवे बॉर्डर के साथ साथ तकरीबन 20 मील लंबा है। इस रनवे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से के रनवे पर ऐसा रंग फेरा गया है जो फिजा से देखने पर खेत की तरह लगता है। इसके दोनों जानिब तैयारा शिकन तोपें नस्ब हैं। इसके दूसरे हिस्से के रनवे के गिर्द झाड़ियाँ हैं और बज़ाहिर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यह हिस्सा बेकार है और यहाँ सिवाय झाड़ियों और घास वगैरह के और कुछ नहीं है। लेकिन इस हिस्से की दोनों जानिब तैयारा शिकन तोपें नस्ब हैं और मशीन गनों के मोर्चे बने हुए हैं। सबसे अहम पुरस्कार इस रनवे का तीसरा हिस्सा है। इस हिस्से के गिर्द ऊंची खारदार दीवार खड़ी करके इसे महफूज किया गया है और इसके अंदर रनवे ज़रूर है, मगर वो बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आता। हमारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत यहाँ इंतहाई तेज़ रफ्तार एटमी वारहेट वाले तैयार शिकन मिसाइल नस्ब कर रहा है। इसके अलावा हमें ये भी इतलात हैं कि इस जगह चंद एक मकामात पर बॉर्डर के साथ मोहलिक कीमियाई दूरमार मिसाइल भी नस्ब किए जा रहे हैं, जिनका रुख पाकिस्तान के 2 शहरों भावलपुर और लाहौर की जानिब है। मैं नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने बाद मकामात को अपने जहन में महफूज कर लिया था। ये जहन में नक्श करने वाले मकामात ही थे। इनको किसी नोटबुक पर नोट करना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने पूरे के पूरे नक्शे को अच्छी तरह से अपने जहन में उतार लिया। इस खास आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ और मालूम करना चाहते हो? मैंने कहा, आप मुझे और जो कुछ बता सकते हैं वो बता दीजिए। इस आदमी ने कहा, मुझे जो कुछ बताना था मैंने बता दिया है। मैंने कहा, मैं इसके लिए आपको शुक्रगुजार हूँ। इस आदमी ने नक्शा तय करके जेब में रखा और सत्तार सेठ से कहा, मुझे इजाज़त दीजिए। सेठ सत्तार ने भी इसे मज़ीद रुकने के लिए न कहा और ख़ास आदमी वहाँ से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद सत्तार सेठ ने मुझसे पूछा, मेरा ख्याल है तमाम सूरत हाल तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। मैंने कहा, यह बताइए कि अमृतसर में अपना कोई ऐसा आदमी है जिसके पास मैं ठहर सकता हूँ? मुझे अमृतसर में लैंड करने के लिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है। आप मकसद समझ गए होंगे। सत्तार सेठ सोचने लगा, फिर बोला, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे थोड़ी तहकीक करनी होगी। मुझे कल के दिन का वक्त दे दो। मैं पंजाब में अपने 2 एक आदमियों से भी राब्ता पैदा करता हूँ। अगर कुछ हो सका तो मैं बहरहाल कल इसी वक्त आकर बता दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल का दिन भी इसी कमरे में ही रहूंगा। सत्तार सेठ मुझे कमरे से बाहर न निकलने की खास तौर पर हिदायत देकर चला गया। इसके बाद मैंने कपड़े बदले और टेबल लैंप बुझाकर सो गया। दूसरा दिन मैंने रेस्ट हाउस के इसी कमरे में गुजार दिया। इस किस्म की मामूली मुशक्कत और कैद तन्हाई का मैं आदी था। इससे मैं एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं होता था। रात का खाना मैंने शाम होते ही खा लिया। मैं खाना खा रहा था कि सत्तार का फ़ोन आ गया। कहने लगा, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मैंने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। सत्तार सेठ ने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक 1 घंटे बाद वो आ गया। कहने लगा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, जब आपका फ़ोन आया था मैं खाना खा रहा था। अच्छा किया, आप मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं इसके पास बैठ गया। सत्तार सेठ ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाते हुए कहा,
तुम्हारा अमृतसर में लैंड करने का बंदोबस्त हो गया है। मैंने खुश होकर कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ, बस मुझे वहाँ उतरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, आगे सारा काम मैं खुद कर लूँगा। सत्तार सेठ ने कहा, तुम्हें अमृतसर में उतरने के लिए एक महफूज जगह भी मिल जाएगी, तुम्हारे मिशन में तुम्हें मदद भी फराम हो जाएगी, हमने तुम्हारा बड़ा पक्का इंतजाम किया है। मैं खामोशी से सत्तार सेठ की जानिब मुतवज्जा रहा। वो मेरी तरफ झुक कर कहने लगा, भारत में वैसे तो हर मुसलमान पाकिस्तान की सलामती का ख्वाह है और पाकिस्तान को ताकतवर से ताकतवर देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर होने में ही यहाँ के मुसलमानों की ताकत का राज पोशीदा है। यहाँ भारत में ऐसे सरफरोश मुसलमानों की भी कभी नहीं है जो पाकिस्तान की सलामती की खातिर बड़े से बड़ा खतरा भी मोल ले सकते हैं। इनका जज्बा अपनी जगह पर बड़ा काबिल कदर है, लेकिन हमने इनमें से तकरीबन हर बड़े शहर में चंद एक ऐसे आदमी को चुन रखा है जो सरफरोश होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं और राज को छुपा कर रखना जानते हैं। ये लोग किसी न किसी जगह ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आते हैं और जो मिशन इनके सपुर्द किया जाता है इसके लिए बड़ी खामोशी और इंतहाई राजदारी के साथ काम करते हैं। हमारा ऐसा ही एक आदमी अमृतसर शहर में भी है। वो मुसलमान है लेकिन एक छोटे से मंदिर का हिंदू पुजारी है। वो अमृतसर शहर में अकेला रह रहा है। इसे हिंदी के अलावा संस्कृत के सैकड़ों श्लोक याद हैं। वो हिंदू धर्म के तमाम नशीब व फराज से वाकिफ़ हो गया है और बड़ी राजदारी से मंदिर की जिम्मेदार पुजारी की ड्यूटी निभा रहा है। हमारे 2-3 आदमियों को इसने वक्त आने पर बड़ी राजदारी के साथ मदद की थी और किसी को कानो खान खबर नहीं हो सकी थी। मोहल्ले के हिंदू सिख औरतें बतौर पुजारी के इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो भी लोगों से बड़ी शफकत और मोहब्बत का सलूक करता है। तुम इसे देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये शख्स मुसलमान है और जहाद कश्मीर और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर खुफिया तौर पर अपनी अहम तरीन ड्यूटी अंजाम दे रहा है और दुश्मनों के दरमियान अपनी जान हथेली पर लिए बैठा है, क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए भी इसका राज फाश हो जाता है तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मैंने पूछा, इसका नाम क्या है और इसके पास जाकर मुझे कौन सा कोड जुमला बोलकर अपनी शनाख्त करवानी होगी। सत्तार सेठ ने जेब से इसकी तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई और कहा, ये इस शख्स की फ़ोटो है, इसको अच्छी तरह से देख लो। बाकी इसके पास जाकर बोलने वाले खुफिया अल्फाज मैं तुम्हें बता दूंगा। इसका वहाँ हिंदुआना नाम मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। इसका हम फर्जी नाम जयराम रख लेते हैं। मैं भी इसी नाम से इसको याद करूंगा। सत्तार सेठ ने कहा, हम जयराम को अमृतसर में तुम्हारे बारे में और तुम्हारे मिशन के बारे में फुल रिपोर्ट कल शाम तक अपना खुफिया ज़राए से पहुंचा देंगे। मैंने कहा, मैं अमृतसर शहर से वाकिफ़ हूँ, बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले मैं 2-3 साल अमृतसर रह चुका हूँ। मुझे ये बताएं, ये सरफरोश भारतीय मुसलमान जयराम पुजारी के रूप में अमृतसर के किस मंदिर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। सत्तार सेठ ने मुझे अमृतसर का वो मोहल्ला बताया जिसके मंदिर में भारतीय सरफरोश मुसलमान बतौर मंदिर के पुजारी के अपना काम बल्कि अपनी ड्यूटी एक अरसे से अदा कर रहा था। यहाँ मैं इस मोहल्ले का नाम भी नहीं बताऊंगा जिसके अंदर ये मंदिर में काम करता था। सत्तार सेठ ने मुझे इस मोहल्ले का बताया तो मैंने कहा, मैं इस मोहल्ले से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सत्तार सेठ बोला, ये तो अच्छी बात है, जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है तो मैं वहाँ जाकर कौन सा भेद बदलना होगा इस बारे में तुम्हें जयराम ही गाइड करेगा। वो तुम्हें सही तौर पर बता सकेगा कि तुम्हें टारगेट के इर्द गिर्द जाने के लिए कौन सा भेद बदलना चाहिए और तुम्हारे लिए कौन सा भेद मुनासिब रहेगा। मैंने पूछा, वहाँ मुझे हो सकता है असले वगैरह की भी ज़रूरत पड़े, क्या जयराम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकेगा। सत्तार सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, जयराम वहाँ अकेला आदमी नहीं है, इसका राब्ता पंजाब में मुकीम हमारे दूसरे अहम मुसलमान सरफरोशों से भी है। तुम्हें जिस किस्म के असले की ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हें मुहैया हो जाएगा। बस अब तुम जाने की तैयारी करो। कल शाम तक तुम्हारे पारे में फुल रिपोर्ट और तुम्हारी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो इत्तेफाक से मेरे पास महफूज पड़ी थी जयराम तक पहुँच जाएगी। तुम रात की किसी गाड़ी से अमृतसर रवाना हो सकते हो। तुम्हें जितनी रकम की ज़रूरत होगी तुम्हें मिल जाएगी। बाकी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो जयराम अमृतसर में तुम्हारी मदद के लिए मौजूद होगा। मैंने किसी कदर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मुंबई से अमृतसर गाड़ी 2 दिन के बाद तीसरे दिन पहुंचती है। आप मेरी रिपोर्ट कल शाम तक जयराम तक कैसे पहुंचाएंगे। सत्तार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे आदमी इस किस्म की खुफिया दस्तावेज़ात लेकर भी कभी ट्रेन से सफ़र नहीं करते, वो हवाई जहाज़ के जरिए आते जाते हैं। अगले दिन मैं भी रेस्ट हाउस में ही रहा। सत्तार ने मुझे कुछ रकम दे दी। मेरे पास कोई खुफिया शय नहीं थी, ना कोई दस्तावेज़ात थी। मेरे पास ना कोई नक्शा था, ना कोई पिस्तौल और ना कोई कमांडो चाकू था। मैं बेहद एहतियात से काम ले रहा था। भारत की गाड़ियों में सफ़र करने का मुझे बहुत तजर्बा हो चुका था। अमृतसर बम्बई लाइन पर तो मैं कई बार सफ़र कर चुका था। ये बात बखूबी मेरे इल्म में थी कि भोपाल से दिल्ली तक और लुधियाने से अमृतसर तक का इलाका साथ इलाका समझा जाता है। मैं डब्बे में ही मुसाफिरों के दरमियान बैठा रहता था, ज़्यादा नकलो हरकत नहीं करता था। रात के 9 बजे मुंबई के बोरीबंद स्टेशन से ट्रेन में बैठकर अमृतसर की तरफ मैं रवाना हो गया। सारी रात, दूसरा सारा दिन, तीसरी सारी रात सफ़र में गुजर गई। तीसरे दिन सुबह के वक्त ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैं आम मुसाफिरों के साथ डब्बे से उतरकर मुसाफिरों के साथ ही गेट पर टिकट टीटी के हवाले करके बाहर आ गया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़ और शोरगुल नहीं होता था। अब आबादी बहुत बढ़ गई थी।
रेलवे स्टेशन के सामने कई नए होटल खुल गए थे। पुलिस के संतरी जगह जगह नजर आते थे। इनमें सिख सिपाही ज़्यादा थे। मैं इनकी नज़रों से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। बिल्कुल एक नॉर्मल और आम मुसाफिरों की तरह स्टेशन के आते से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आकर एक मोटर रिक्शा लिया और इसे जयराम की तरफ जाने के लिए कहा। यह मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जयराम का मोहल्ला कौन सा था। खैर, मैं इस रिक्शे में बैठकर उस मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। मैं मोहल्ले के शुरू में ही एक तरफ रिक्शे से उतर गया। एक दुकानदार से जयराम के मंदिर का नाम लेकर पूछा कि ये मंदिर यहाँ किस जगह पर है, और मैं पहुँच गया। मोहल्ले का वो छोटा सा मंदिर था। इसकी देवड़ी में घंटा लटक रहा था। मंदिर में पूजा के दस्तूर के मुताबिक इसमें दाखिल होते ही एक हाथ से घंटे को बजाया और राम राम करता मंदिर के छोटे से सैनवे में आ गया, जहाँ एक जानिब बेरी के 3-4 दरख्त थे। एक दरख्त के नीचे गाय बंधी थी। पाथी चारपाई पर एक दरमियानी उम्र का दुबला पतला पुजारी एक पोथी नुमा किताब खोले बैठा था। मैली सी सदरी धोती पहन रखी थी, दाढ़ी मूछें सफाचट। मैं इसके पास जाकर बड़े अदब से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे जयराम जी पुजारी से मिलना है। इसने मुझे गौर से देखा, जरा सा मुस्कुराया। मैं समझ गया कि इसके पास मेरी तस्वीर पहुंच चुकी है और इसने मुझे पहचान लिया है। मैंने भी इसे पहचान लिया था। इसने कहा, बैठ जाए महाराज, मैं ही जयराम पुजारी हूँ, आपका दास। और मैं इसके पास चारपाई पर बैठ गया। इसने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? वहाँ इस वक्त कोई तीसरा आदमी नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं मुंबई से आया हूँ, सत्तार सेठ ने मुझे भेजा है। इसने सत्तार सेठ का नाम सुनकर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया, बल्कि उल्टा सवाल कर दिया, महाराज ये कौन महाशय हैं? मैं तो इन्हें बिल्कुल नहीं जानता। तब मैंने वो खुफिया जुमला बोला जो सत्तार साहब ने बता रखा था। मेरा जुमला सुनकर जयराम पर इत्मीनान की हल्की सी झलक नमूदार हुई। इसने भी जवाब में वही खुफिया जुमला बोला जो मुझे सत्तार ने बताया था। जब हमने एक दूसरे को शिनाख्त कर ली और इसकी तस्दीक भी हो गई, जयराम ने एक निगाह मंदिर के दरवाजे की तरफ डाली और आहिस्ता से कहा, मेरी बाईं जानिब जो पीली कोठरी है, तुम इसमें जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं खामोशी से उठा और कोठरी के अंदर चला गया। कोठरी बड़ी पुरानी और खस्ता हाल थी। अंदर सिर्फ एक चारपाई ही बिछी थी। मैं चारपाई पर बैठ गया। दरवाज़ा खुला था, इसमें दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। किसी किसी वक्त मंदिर की देवड़ी के टल के बजने की आवाज़ आ जाती थी। कोई हिंदू मंदिर में दाखिल होने के बाद इसे पूजा पाठ के लिए बजाता था। 10-15 मिनट गुजर गए। इसके बाद जयराम अंदर आया। इसने दरवाजे का किवाड़ बंद कर दिया और मेरे पास चारपाई पर बैठते हुए बोला, तुम्हारा यहाँ ज़्यादा देर मेरे पास ठहरना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। तुम पहले कभी अमृतसर आए हो? मैंने कहा, मैं अमृतसर में 2-3 बरस रह चुका हूँ। जयराम बोला, क्या तुमने बड़ी नहर देखी है, जिसको बिजली वाली नहर भी कहते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल देखी है, बल्कि मैं गर्मियों में वहाँ नहाने जाया करता था। जयराम ने कहा, ये नहर जीटी रोड पर है। इसके पुल से गुजरकर तुम आगे चले जाना। आगे एक फरलांग के फासले पर बाईं जानिब सड़क से उतरकर एक पुराना खंडर है। इस खंडर के पीछे जाकर तुम किसी जगह बैठ जाना। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, अब तुम जाओ। मैं चारपाई से उठा और कोठरी से निकल आया। मंदिर के बाहर आकर मैंने रिक्शा पकड़ा और सीधा बिजली वाली नहर के पुल पर आ गया। वहाँ मैंने रिक्शा छोड़ दिया। पुल के आगे जीटी रोड पर एक फरलांग पैदल चलने के बाद मैंने देखा कि बाईं जानिब दरख्तों के दरमियान एक पुराने खंडर की इमारत खड़ी है। मैं सड़क से उतरकर खंडर के अक में आकर दरख्त के नीचे बैठ गया और जयराम का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद मुझे अपनी तरफ आता जयराम दिखाई दिया। जयराम मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, यहाँ से तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। जयराम मुझे लेकर खेतों खेत एक तरफ को रवाना हो गया। आगे एक आबादी थी, वो आबादी के करीब से होकर निकल गया। इसके बाद हम दोनों किस तरफ को गए ये मैं मसलहतन आपको नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं देर तक खेतों में पैदल चलने के बाद एक जगह पहुंचा, जहां फासले फासले पर 3-4 एक मंजिला मकान बने हुए थे। एक मकान के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ कोई आदमी या औरत या बच्चा नजर नहीं आ रहा था। आखिरी मकान दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा दरख्त था। बहरहाल ये मकान बंद पड़ा था। जयराम ने जेब से चाबी निकाल कर मकान का ताला खोला। अंदर एक छोटी सी देवड़ी थी। देवड़ी में एक जानिब गूसल खाना था, जिसके अंदर बाल्टी में नलके का पानी कतरा कतरा टपक रहा था। इसकी आवाज़ से मैंने पहचाना कि यह गुसल खाना है। सामने एक मुख्तसर सा कमरा था, जिसमें एक चारपाई पर बिस्तर लपेट कर रखा हुआ था। चारपाई के पास लकड़ी की 2 पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं। दीवार पर पंडित नेहरू की तस्वीर वाला कैलेंडर लटक रहा था। जयराम ने खिड़की खोल दी। अंदर दिन की रोशनी आने लगी। जयराम चारपाई पर बैठ गया। मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। जयराम कहने लगा, ये मकान मैंने किराए पर ले रखा है। यहाँ मैं कभी कभी 2-1 दिन आराम करने के लिए आ जाता हूँ। हफ्ते में ज़्यादा दिन मैं मंदिर में ही रहता हूँ। मुझे वहाँ ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। ये जगह शहर से दूर अलग थलग है। यहाँ हमसाए नहीं आते। अगर तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि मैं जयराम जी का भांजा हूँ, गुरदासपुर से आया हूँ। मैं भी यही बताऊँगा। अपना नाम ओम प्रकाश बताना। मैंने यही नाम बताऊँगा। कहना कि गुरदासपुर में मेरी स्टेशनरी की दुकान है। अमृतसर में मैं अपनी दुकान के लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदने आया था। बस इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने कहा, यहाँ मुझे अंदाज़ा कितने दिन रुकना होगा? जयराम बोला, मुझे तुम्हारे मिशन के सिलसिले में कुछ ज़रूरी इंतजामात करने हैं, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए। मैं अपना नौकर भेज दूंगा, वो तुम्हारे लिए खाना वगैरह पका दिया करेगा। मैं तुम्हें सुबह सुबह या रात के वक्त आकर मिल जाया करूंगा। रसोई यानी किचन मकान की दूसरी तरफ है, वहाँ आटा चावल घी वगैरह हर चीज़ मौजूद है। अब मैं वापस जाता हूँ, मंदिर में पहुँचते ही मैं नौकर भेज दूंगा। इसका नाम मुकंदा है, वो पहाड़िया है, हम इसे मंडू कहकर बुलाते हैं। लड़का सा है, हिंदू तरीके का खाना बनाता है, गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं पकेगा, तुम्हें सब्जी वगैरह पर ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जयराम चला गया। इसके जाने के बाद लिपटे हुए बिस्तर से मैं टेक लगाकर चरपाई पर नीम दराज हो गया और सोचने लगा, कहीं ये सरफरोश जयराम मेरे मिशन में ताकीद न कर दे, क्योंकि अभी तक इसने मिशन के बारे में कोई बात नहीं की थी। इसने कहा था कि इसे कुछ ज़रूरी इंतजामात करने हैं जिसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। मालूम नहीं ये किस किस्म के इंतजामात, हो सकता है इसने मेरे मिशन के लिए कोई असला वगैरह का बंदोबस्त करना हो। जयराम ने इन इंतजामात के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा, इस वक्त दिन के 11:15 बज रहे थे। जयराम का पहाड़िया नौकर 1 घंटे के बाद पहुंच गया। 18-19 साल का नौजवान था। इसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं सब्जी वगैरह पका लेता हूँ, थोड़ी देर में भोजन और फुलके तैयार कर दूंगा। मुझे इस मकान में तन्हा रहते हुए 1 दिन और 1 रात गुजर गई। दूसरा दिन भी गुजर गया, जयराम नहीं आया। मैं भी मकान से बाहर न निकला कि हमसायों में से किस किस को अपने बारे में बताता फिरूंगा कि मैं जयराम जी का भांजा हूँ और गुरदासपुर से आया हूँ। दूसरी रात भी गुजर गई, जयराम ना आया। तीसरा दिन आ गया। मैं अभी तक मकान के अंदर ही बैठा हुआ था। हर मुमकिन एहतियात मैं बरतना चाहता था, इसलिए कि मेरा मिशन इंतहाई अहम और हसास था। तीसरी रात के 10 बजे जयराम आ गया। इसके साथ एक आदमी था जिसने हिंदुआना तर्ज का तंग मोरी वाला मेला सा पजामा पहन रखा था। इसका कुर्ता बगैर कॉलर के और इसने सदरी पहन रखी थी। इसने सर पर सिर्फ साफा बांधा हुआ था, माथे पर हिंदुओं वाली बिंदिया लगी थी। जयराम ने इसे तारुफ करवाते हुए कहा, ये फिरोजदीन है। ये नाम भी मैंने आपको फर्जी बताया है, इस आदमी का नाम कुछ और था। जयराम ने कहा, ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, ये सुबह को आएगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर जयराम और फिरोजदीन चले गए। मैं कुछ देर के बाद सो गया। सुबह हस्ब आदत मेरी आंख सुबह सुबह खुल गई। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जिस अमृतसर में मुसलमान रहते थे, सुबह के वक्त मस्जिदों से अजान की आवाज़ आया करती थी, मगर अब अमृतसर में एक भी मुसलमान नहीं था। मस्जिदें हिंदू सिखों ने शहीद कर दी थी या इनमें बुत रख कर इन्हें मंदिर बना दिया था। अजान की आवाज़ कहाँ से आती? मैं मुँह हाथ धोकर जल्दी से तैयार हो गया। नौकर अभी सो रहा था। मैंने किचन में जाकर खुद ही थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया और फिरोजदीन का इंतज़ार करने लगा। अभी दिन का उजाला पूरी तरह से नहीं फैला था। रात का हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। मैं मकान में बैठक की खिड़की में से बाहर देखने लगा। मुझे अंधेरे उजाले में फिरोजदीन आता दिखाई दिया। इसके हाथ में प्लास्टिक का थैला था। वो मेरे पास आकर बोला, तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो फिर आ जाओ। ये कहकर फिरोजदीन आगे आगे चलने लगा। इस इलाके से निकलने के बाद रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन पार करके हम बड़ी सड़क पर आ गए। ये जीटी रोड था। फिरोजदीन ने आहिस्ता से मुझे कहा, लारी में मुझसे कोई बात ना करना, ज़रूरत पड़ने पर मैं कुछ पूछूं तो जवाब दे देना, नहीं तो खामोश रहना। हम दोनों सड़क पर एक तरफ को होकर खड़े हो गए। अमृतसर की जानिब थोड़ी थोड़ी देर बाद एक लारी आती थी। फिरोजदीन ने हाथ देकर इसे रोका। हम दोनों लारी में बैठ गए। फिरोजदीन ने कंडक्टर से कहा, महाराज 2 टिकट हरी के गांव के दे दें। टिकट लेकर फिरोजदीन ने 1 टिकट मुझे दे दिया। लारी आगे चल पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। लारी आधे पौने घंटे तक जीटी रोड पर चलती रही, फिर दाएं जानिब सड़क से उतरकर एक छोटी सी कच्ची सड़क पर हो गई। हम 1 घंटे तक सफ़र करते रहे। रास्ते में छोटे मोटे गांव आते गए। वहाँ लारी थोड़ी देर को रुकती, कुछ मुसाफिर उतर जाते, 1-2 मुसाफिर सवार हो जाते। यूं ही लारी का सफ़र जारी रहा। लारी एक रेलवे फाटक से गुजर गई। रास्ते में एक बड़ी नहर भी आई। फिर दरिया का पुल आ गया। ये दरिया सतलुज का पुल था। बहुत बड़ा दरिया था। देर तक लारी पुल पर से गुजरती रही। फिर दरिया भी पीछे रह गया। आखिर एक जगह लारी रुकी तो फिरोजदीन ने मुझे हल्का सा इशारा किया और खुद उतर गया। मैं भी इसके पीछे लारी से उतर पड़ा। कच्ची सड़क से हटकर 2-2.5 फरलांग के फासले पर चंद कच्चे मकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। हम सड़क छोड़कर खेतों में चल रहे थे। फिरोजदीन बिल्कुल खामोश था, मैं भी खामोश था। फिरोजदीन आगे आगे था। यह हरी के गांव ही था। गांव एक छोटे से टीले पर आबाद था। टीले के दूसरी जानिब कच्चे मकान थे। फिरोजदीन इनमें से एक मकान में आ गया। यहाँ सेन में एक बूढ़ी औरत चूल्हे के आगे बैठी रोटियां पका रही थी। फिरोजदीन ने कहा, चाची गांव कहाँ है? बूढ़ी औरत ने नजरें उठाकर पहले फिरोजदीन को फिर मेरी तरफ देखा और बोली, वो अंदर ही है, जाओ मिल लो, तुम्हारी राह देख रहा था। फिरोजदीन मुझे साथ लेकर कोठरी में दाखिल हुआ तो वहाँ चारपाई पर एक जवान आदमी जिसने तहमद बांधा हुआ था लेटा हुआ था। वो हम दोनों की आमद पर उठकर बैठ गया। फिरोजदीन ने इस आदमी से कहा, गामदीन। ये मैं बताता चलूँ कि इसका नाम भी मैंने फर्जी बताया है। फिरोजदीन ने इस आदमी से कहा, गामदीन, मैं तुम्हारा बंदा ले आया हूँ।
ये भी मैं बताता चलूँ कि इसका गामदीन नाम मैंने फर्जी बताया है। गामदीन ने मेरा भरपूर जायज़ा लिया और मुझसे कहा, यहाँ बैठ जाओ फिरोज़दीन, तुम बेशक अब चले जाओ। फिरोज़दीन बगैर सलाम किए खामोशी से उल्टे कदमों वापस चला गया। गामदीन ने खिड़की का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खेतों की तरफ से दिन की काफ़ी रोशनी अंदर आ रही थी। गाम ने कोने में रखे हुए कनस्तर में से एक तह किया हुआ कागज़ निकाल कर इसे खोला। इस पर आड़ी तिरछी लकीरों से एक नक्शा सा बना हुआ था। गामदीन ने यह नक्शा मेरे सामने चारपाई पर रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लो जहाँ तुम्हें जाना है। ये देखो, गाम ने नक्शे के बारे में मुझे समझाना शुरू कर दिया। ये इसी पुरस्कार हवाई अड्डे का नक्शा था जिसे भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तामीर कर रही थी। गाम ने एक जगह उंगली रख कर कहा, जहाँ इस हवाई अड्डे का पहला सेक्शन ख़त्म होता है और दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसके रनवे पर हल्का और गहरा सब्ज रंग किया गया है, जो ऊपर से देखने से बिल्कुल खेत लगते हैं। इसके आगे ये वो जगह है जिसके गिर्द कांटों वाली दीवार है। इस मकाम को भी बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश की गई है। इस इलाके में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तुम जो नक्शे पर कुछ दूर खेतों के दूसरी जानिब कांटे का निशान देख रहे हो, ये सिखों का एक छोटा सा गुरुद्वारा है। हम इस गुरुद्वारे में मुसाफिर बनकर जाएंगे। गुरुद्वारे के पीछे एक पुरानी सराय है जहाँ बाहर से आने वाले यात्री ठहरते हैं। हम भी यात्री बनकर जा रहे हैं। हमने पता कर लिया है आजकल ये सराय खाली पड़ी है। गुरपुरब के मौके पर यहाँ बड़े यात्री आते हैं। गुरुद्वारे का ग्रंथी मेरा दोस्त है। मैं यहाँ हिंदू बनकर रह रहा हूँ। वो मुझे मेरे हिंदू नाम से ही बुलाएगा। तुम्हें भी हिंदू नाम ही जाहिर करना होगा। तुम खामोश रहना, सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। वो रात मैंने इसी के साथ मकान में गुजारी। अगले दिन मुँह अंधेरे गाँव मुझे लेकर पैदल ही चल पड़ा। हम 1 घंटे तक पैदल ही चलते रहे। फिर वो गुरुद्वारा आ गया। ये एक छोटा सा गुरुद्वारा था। बुर्जी के ऊपर रंग रंग का झंडा लगा था। ये एक पुरानी सी इमारत थी। पीछे एक सराय थी जिसकी कोठरियाँ खाली पड़ी थीं। गाम ने मुझे एक कोठरी में बिठाया और खुद गुरुद्वारे के ग्रंथी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहने लगा, मैंने ग्रंथी को जो कुछ कहना था और समझाना था समझा दिया है। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों सिर्फ 2 रातें यहाँ ठहरेंगे। इस दौरान तुम्हें हवाई अड्डे की तरफ जाकर वहाँ का जायज़ा लेना होगा। अब तुम्हारा काम शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। यहाँ से राय में ही ठहरूंगा। इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। तुम्हें खुद वहाँ जाकर देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। पकड़े गए तो ये बिल्कुल ना बताना कि तुम सराय में ठहरे हुए हो। जो तुम मुनासिब समझते हो बता देना। वहाँ मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी यहाँ हिफाजत कर सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो दिन के वक्त हवाई अड्डे का जायज़ा लेने जा सकते हो। अगर मुनासिब समझो तो रात के वक्त भी जा सकते हो। ये तुम पर मुनहसिर है। तुम किस वक्त जाना पसंद करोगे? मैंने कहा, शाम के वक्त जाना मुनासिब रहेगा। ठीक है, गाम ने कहा, तुम शाम के वक्त ही जाना। अब तुम कोठरी में आराम करो। मैं ग्रंथी के पास जाता हूँ। दोपहर को तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँगा। गाम चला गया। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। मेरे पास मेरे बचाव के लिए कोई पिस्तौल वगैरह कुछ भी नहीं था। एक चाकू तक भी नहीं था। लेकिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने सिर्फ हवाई अड्डे के तीसरे हिस्से का जायज़ा लेना था और ये मालूम करने की कोशिश करनी थी कि इस जगह भारतीय हुकूमत किस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा रही है। सारा दिन मैं वो कोठरी में ही रहा। वहीं मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। जब दिन ढलने लगा तो मैंने गाम से कहा, अब मैं जाता हूँ। ज़्यादा अंधेरा हो गया तो मैं टारगेट का अच्छी तरह जायज़ा नहीं ले सकूँगा। ये कहकर मैं खामोशी से सराय में से निकला और जिस तरफ गाम ने बताया था इसी तरफ खेतों में चल पड़ा। मैं ऊपर से होकर ज़ेर तामीर एयरपोर्ट के तीसरे हिस्से के हक में निकल आया। यहाँ ऊंची फसील थी, कमाद के खेत थे। मैं खेत में घुस गया और फसल की ओट में बैठकर एयरपोर्ट के तीसरे सेक्शन की खारदार दीवार को गौर से देखने लगा। इस तरफ कोई फौजी चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा था। 10-15 मिनट गुजर गए। कोई गश्ती पार्टी भी इस तरफ से ना गुजरी। जब मुझे यकीन हो गया कि इस जानिब कोई पहरा वगैरह नहीं है तो मैं फसल में से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता चलता खारदार दीवार के करीब आकर ज़मीन पर बैठ गया। कांटेदार तारों की दीवार की दूसरी तरफ मुझे कुछ नकलो हरकत नजर आई। मैं एक झाड़ी में छुपकर जायजा लेने लगा। मैंने देखा कि खारदार 4 दीवारी के गिर्द एक जानिब दरख्त के नीचे 2 टैंक खड़े थे। सामने काफ़ी खुली जगह थी। थोड़े थोड़े फासले पर सीमेंट के चबूतरे बने हुए थे। हर चबूतरे पर 3-3 स्याह रंग के बड़े बड़े मिसाइल नस्ब थे जिनका रुख पाकिस्तान की सरहद की जानिब था। मिलिट्री की 2 जीपें एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से गुजर गईं। मैं समझ गया ये चबूतरे मिसाइलों के लॉन्चिंग पैड है और भारतीय आर्मी ने यहाँ बड़े खतरनाक किस्म की तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर रखे हैं। मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं झाड़ी के ओर पीछे हो गया। थोड़ी देर में एक फौजी हेलीकॉप्टर शोर मचाता मेरे ऊपर से गुजर गया। ये हेलीकॉप्टर खारदार 4 दीवारी के अंदर मिसाइल के लॉन्चिंग पैड के करीब आकर रुक गया। इसमें से कुछ फौजी नीचे उतरे और लॉन्चिंग पैड की दूसरी जानिब चले गए। हेलीकॉप्टर के पर चल रहे थे। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर दोबारा फिजा में बुलंद हुआ और मेरी तरफ चक्कर लगाकर वापस चला गया। मैं झाड़ी के अंदर छुप गया। हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से गुजर गया। शाम का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मैंने जो कुछ देखना था देख चुका था। यही मेरा मिशन था। अब मुझे वहाँ से वापस जाना था। मैं झाड़ी में रहा।
जब अंदर अंधेरा गहरा हुआ तो मैं झाड़ी में से निकलकर कमाद के खेत में दाखिल हो गया। मैं फसल के अंदर 10-12 कदम ही चला हूँगा कि 2 आदमियों की बातें करने और फसल में चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं फसल के अंदर छुप कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मुझे 10-15 फुट के फासले पर कमाद की फसल में से कमाद के डंडों को इधर उधर करते 2 फौजी गुजरते दिखाई दिए। इनके कंधों पर स्टेन गन लटक रही थी। दोनों सिख थे और बातें करते जा रहे थे। मैं सांस रोककर वहीं बैठा रहा। जब दोनों फौजी काफ़ी आगे चले गए तो मैं आहिस्ता से उठा और बड़ी एहतियात के साथ फसल के अंदर कदम उठाता खेत में से बाहर आ गया। शाम का अंधेरा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दूसरे खेतों में से होकर गुजरने लगा। मेरा रुख गुरुद्वारे की सराय की जानिब था। मैं सराय की कोठरी में आया तो गाम वहाँ पहले से मौजूद था। इसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अपने मिशन में कुछ कामयाबी हासिल हुई? मैंने कहा, मुझे जो मालूमात चाहिए थी वो मुझे मिल गई हैं। अब मैं समझता हूँ मेरा काम ख़त्म हो गया है। गाम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि बगैर किसी काम के यहाँ रहना खतरे को बुलाने वाली बात होगी। सुनाचा मैं इसी वक्त वहाँ से वापस रवाना हो गया। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम कच्चे मकान में आ गए, जहाँ फिरोज़दीन हमारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे फिरोज़दीन के हवाले करके गांव वापस चला गया। फिरोज़दीन ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें जो कुछ मालूम करना था वो तुमने मालूम कर लिया है? मैंने कहा, बिल्कुल मालूम कर लिया है। अब जितनी जल्दी हो सके मैं इस हसास इलाके से निकल कर अमृतसर जयराम के पास पहुंचना चाहता हूं, ताकि अपनी कारगुजरी की रिपोर्ट आगे पहुंचा सकूं। फिरोज़दीन बोला, हमें इस वक्त अमृतसर जाने वाली कोई लारी नहीं मिलेगी। ये रात हमें इसी जगह काटनी पड़ेगी। वो रात हमने इसी छोटे से मकान में गुजारी और दूसरे दिन मुँह अंधेरे दोपहर 2 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद आखिर हम जीटी रोड पर पहुँच गए, जहाँ से हमें अमृतसर जाने वाली एक लारी में सवार हो गए। अमृतसर के लारी अड्डे पहुंचकर फिरोज़दीन ने मुझसे कहा, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। जयराम के पास तुम अकेले ही जाओगे। अगर तुम्हें किसी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो जयराम मुझे तुम तक पहुँचा देगा। अब तुम जाओ। फिरोज़दीन अमृतसर के लारी अड्डे पर जुदा हो गया। मैंने रिक्शा लिया और जयराम के मोहल्ले में आकर रिक्शा छोड़कर पैदल ही बाजार में से गुजरता जयराम के मंदिर में आ गया। जयराम इस वक्त मंदिर में पूजा पाठ में मसरूफ़ था। मैं इसकी कोठरी के बाहर बिछी हुई चरपाई पर जाकर बैठ गया। वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने जयराम को अपना आप दिखा दिया था। फिर जयराम को पूजा पाठ से फारिग होते हुए 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे बाद वो राम राम सीताराम का पाठ करता मेरे पास चरपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। हम दोनों वहाँ अकेले थे। जयराम ने मुझसे मिशन के बारे में पूछा। मैंने इसे पूरी तफसील बता दी और कहा, अब मैं मुंबई वापस जाकर इसकी फुल रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जयराम ने पूछा, तुम्हारे पास मुंबई जाने का किराया है? मैंने कहा, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। जयराम ने कहा, तो फिर यहाँ से तुम फ़ौरन चले जाओ। इस वक्त तुम्हें मुंबई जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन 1 घंटे बाद तुम्हें अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी भी मिल सकती है। दिल्ली से तुम मुंबई वाली गाड़ी पकड़ लेना। मैंने जयराम का शुक्रिया अदा किया और खड़ा हुआ। जाने से पहले मैंने रिवायती हिंदुआना अंदाज में हाथ जोड़कर जयराम को प्रणाम किया और खामोशी के साथ मैं बाहर आ गया। बाजार में मुझे एक रिक्शा मिल गया, जिसने मुझे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुँचा दिया। मैं सीधा बुकिंग विंडो पर गया। दिल्ली जाने वाली गाड़ी के टिकट मिलना शुरू हो गए थे। मैंने कतार में खड़े होकर दिल्ली का 3rd क्लास का एक टिकट खरीदा और खामोशी से प्लेटफार्म पर आकर एक अलग जगह पर बैठ गया। प्लेटफार्म पर पुलिस के 2 सिपाही चाय के स्टॉल पर खड़े चाय पी रहे थे। मैं चुपचाप बेंच पर बैठा था। बेंच पर मेरे साथ 2 और मुसाफिर भी बैठे थे। इनमें एक नौजवान सिख लड़का था और दूसरा हिंदू लाला था। सिख नौजवान मेरे साथ ही बैठा हिंदी का अखबार पढ़ रहा था। मैं बेंच के किनारे पर बैठा था और मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर रखा था, ताकि किसी मुसाफिरों से बात न करनी पड़े। मेरी नज़रें टी स्टॉल पर खड़े दोनों सिपाहियों की तरफ लगी थी। दोनों संतरी वैसे तो आपस में बातें करते हुए चाय पीने में मसरूफ़ थे, लेकिन मैंने महसूस किया इनमें से हर एक संतरी वक्फे वक्फे से मेरे बेंच की तरफ देख लेता था। मुझे यकीन हो गया कि मैं पुलिस की निगाहों में आ गया हूँ। मैं वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाने का सोच ही रहा था कि दोनों संतरी चाय के कप को रख कर सीधे मेरे वाले बेंच की तरफ चल पड़े।